नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलम के लेखक, जिस कॉलम को लगातार लोकप्रिय बना रहे हैं, अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सुनील जी, नमस्कार। अरविंद जी, इस बार की शुरुआत बड़ी विस्तारक कार्यक्रम जो भाजपा का चल रहा है उसको लेकर आपने की और सनसनीखेज यह निकाला है कि मुरलीधर राव और शिव प्रकाश जी के जानकारी में आ रहा है कि कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है, कौन सोशल मीडिया पे कर रहा है। इसको लेकर क्या कहना है? सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तारक अभियान शुरू किया था और बड़ा महत्वपूर्ण अभियान था और इसका लक्ष्य था 2023 के विधानसभा चुनाव। 2023 के विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभियान प्रारंभ किया था और इसके चलते पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 4-4 बूथ पे जिम्मेदारी दी गई थी, 4-4 बूथ की, और एक 20 सूत्री बिंदु तय किए थे, 20 सूत्री एजेंडा तय किया था पार्टी के नेतृत्व ने। उस एजेंडे पे नेताओं को काम करना था। पार्टी के आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल नए क्षेत्रों में गए और उन्होंने बूथ स्तर के काफी मेहनत की, लेकिन पार्टी में कहीं ऐसे बिल्कुल रुचि नहीं ली, खाना पूर्ति करते रहे। और फिर देखा होगा कि पिछले दिनों 25-30 तारीख का एक्सटेंड कर दिया गया इस प्रोग्राम को, तो 5 तारीख तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सोशल मीडिया पर भयंकर सक्रिय दिखे। लेकिन दरअसल जब केंद्रीय नेतृत्व के पास इस बात की शिकायत पहुंची कि मध्य प्रदेश में कई नेताओं इस अभियान में रुचि, फिर शिव प्रकाश जो कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और मुरलीधर राव जो मध्य प्रदेश के प्रभारी है, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इन क्षेत्रों आप जाइए और हकीकत मालूम अभियान था, इसलिए आप तय मानिए कि यदि इसमें नेताओं की लापरवाही की पुष्टि उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़े। शिवराज जी के पांव में एक सरिया लग गया, वो भी एक चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लंबे समय से मुख्यमंत्री, और कहा जाता है कि उनकी राह में कोई रोड़ा तो नहीं बन पाया, लेकिन एक राड जो दोहरे की है वो उसने उन्हें पिछले दिनों जो है घायल कर दिया। दरअसल ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ा एक गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां शासकीय अमला तहकीकात करता है, वहां जो पुलिस के जवान रहते हैं वो देखते हैं, पुलिस के अधिकारी सब देखते हैं कि कहीं कोई चूक तो नहीं है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता के यहाँ जब शोक संवेदना व्यक्त करने गए तो वहां जो है एक सरियों के जाल में उनका पांव फंस गया। दरअसल सरिये के जाल के ऊपर एक सामान्य सी पिछाद कर दी गई थी और जब मुख्यमंत्री ने उस पिछाद पे पैर रखा तो उनका पांव सीधा नीचे चला गया। वो तो शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन गंभीर मुद्दा है मुख्यमंत्री से सुरक्षा से जुड़ा और इसकी जांच भी शुरू हो गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है वो तो जल्दी ही मालूम पड़ेगा। प्रदेश के गृह मंत्री डिजिटल मीडिया को लेकर काफी सख्त रुख अख्तियार कर रहे हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा पिछले कई दिनों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो लापरवाही हो रही है उसको लेकर बहुत सख्त रवैया तैयार किया है। आपको ध्यान हो तो भिंड जिले में अमेजन के माध्यम से जो गांजे की तस्करी का मामला था सामने आया था, उसमें अमेजन के सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। और भी लगातार इस तरह की कई घटना आ रही, जैसे हम उदाहरण ले तो श्वेता तिवारी जो OTT प्लेटफॉर्म पे एक फिल्म की शूटिंग के लिए थी, उनने जो बयान दिया विवादास्पद, उसके बाद उनके खिलाफ सरकार ने 1 मिनट भी लगाया सख्त कार्रवाई कर दी। ऐसे कई और मामले हैं जिनमें सरकार बहुत सख्त रवैया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अपनाए हुए हैं और हालांकि उसको लेकर कोई नीति नहीं है, इससे कोई अभी तक असरकारक कार्रवाई नहीं हो पा रही। गृह मंत्री का रवैया जरूर तीखा है, तो वो बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं, लेकिन चूंकि कोई नीति नहीं है इसलिए कोई असरकारक कार्रवाई नहीं हो पा रही। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग ना हो, इसको लेकर एक असरकारक नीति जल्दी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल तो गृह मंत्री का जो रवैया है उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है और खासकर जो खरीद फरोख्त वाले जो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनकी परेशानी को बढ़ा रखा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ सख्त नीति तैयार करे। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की महिला विंग है उसमें भी काफी उठापटक हुई, काफी जद्दोजहद हुई, उसको बारे में भी लिखा है आपने। देखिए, मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस में पिछले दिनों बड़े पैमाने पे नियुक्तियां हुई थी और कई जिलाध्यक्ष भी बदल दिए गए थे, लेकिन जिस दिन ये नियुक्तियां है उसके बाद बड़ा बवाल मचा और मालवा निमाड़ के साथ ही महापरिषद मध्य प्रदेश की कई कांग्रेस नेत्रियों ने कमलनाथ और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने इस बात पर विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि पदाधिकारियों का चयन नहीं हुआ और जो लोग सक्रिय पदाधिकारी थे, जिला स्तर पर सक्रिय पदाधिकारी, इंदौर का उदाहरण है, शशि यादव इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में अच्छा काम कर रही थी, कमलनाथ ने उनकी कई बार तारीफ की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हटा दिया गया और इंदौर में 2 अध्यक्ष बना दिए गए। ये सारा मुद्दा जब कमलनाथ के पास पहुंचा है तो मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने जो निर्देश दिए
तो अर्चना जायसवाल ने उन तमाम नियुक्तियों पर स्थगन अगले दिन दे दिया। इसके बाद जब पिछले दिनों कमलनाथ देवास आए थे तो कई महिला नेत्रियां उनसे मिली और कहा कि जिस तरह की नियुक्तियां आई बहुत गलत है। कुछ लोगों ने इसमें लेन देन का भी आरोप लगाया, कुछ लोगों ने जो कहा कि इसमें जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नियुक्तियां की गई। इसी के बाद ये सारी नियुक्तियां अभी झमेले में पड़ गई हैं और कमलनाथ जो है वो चाहते हैं कि जो बदलाव हुए हैं उनका एक बार परीक्षण हो। अर्चना जायसवाल का हालांकि कहना है कि हमने 10 दिन का समय दावे आपत्ति के लिए दिया है, यदि किसी को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो हमारे पास दावे आपत्ति दर्ज करा सकता है, उसका हम निराकरण करेंगे और उसके बाद ही अंतिम सूची जारी करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस में जो नियुक्तियां आई थी उसको लेकर जो विरोध के स्वर उठे थे, उसके बाद कमलनाथ ने जो है निर्देश दिया और मुझे लगता है कि कमलनाथ ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी इस मुद्दे पर बात की। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इन नियुक्तियों के बारे में कमलनाथ को विश्वास में नहीं लिया गया, बाले बाले नियुक्तियां कर दी गई। इसी के चलते सारी नियुक्तियां झमेले में पड़ी हुई हैं और अर्चना जायसवाल जो है वो मध्य प्रदेश की कई कांग्रेस नेत्रियों के निशाने पर आ गई। मध्य प्रदेश में नए डीजीपी और मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर भी काफी नाम चल रहे हैं, उसके बारे में भी आपने लिखा है। देखिए, मध्य प्रदेश के डीजी को लेकर तो दृश्य लगभग स्पष्ट होता जा रहा है। केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी में जो सिक्योरिटी है सुधीर सक्सेना, मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अफसर है, उनका मध्य प्रदेश का डीजी बनना लगभग तय माना जा रहा है। वो सबसे वरिष्ठ है, उनसे वरिष्ठ पुरुषोत्तम शर्मा है, पर पुरुषोत्तम शर्मा इन दिनों निलंबित है। एक पारिवारिक विवाद के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था, इसलिए उनके डीजी बनने की अब कोई संभावना नहीं बची। 2 नाम है, पवन जैन और शैलेश जैन के, लेकिन अभी तक की दौड़ में जो है वो सुधीर सक्सेना सबसे आगे दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो सेंट्रल में नियुक्ति का फायदा ये मिलता है कि जो सेंट्रल में अहम भूमिका में पुलिस अधिकारी रहता है वो केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सीधे संपर्क में आ जाता है। और स्वाभाविक है कि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी चाहेंगे कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में का जो डीजी है वो कम से कम उनका भरोसेमंद अधिकारी हो, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति लॉयल रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे प्रति भी जो है वो केंद्र के प्रति भी उसका एक वो है। और वैसे भी जो वरिष्ठता है उसके मुताबिक सुधीर सक्सेना कई जिलों में एसपी रहे, बहुत अच्छे अधिकारी है, लंबे समय से केंद्र में प्रतिनियुक्ति में। अब असल में मुद्दा डीजी को लेकर तो परिदृश्य स्पष्ट हो रहा, लेकिन अब मुद्दा मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव को लेकर है। जल्दी ही इकबाल सिंह बैस भी रिटायर हो रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में, और लंबी पारी खेली उन्होंने, सफल पारी खेली है और एक अच्छी छवि वाले अधिकारी की उनकी अच्छे दबंग छवि वाले अधिकारी की उनकी छवि रही है। अब मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव कौन होगा उसको लेकर अभी से जुगाड़ शुरू हो गई है। वो प्रारंभिक दौर में जो सेंट्रल में रेपुटेशन पे है अनुराग जैन, और मध्य प्रदेश में जो सालों से बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं प्रशासनिक महकमे में, इंदौर के भी कलेक्टर रहे मोहम्मद सुलेमान, उनका नाम अभी बहुत तेजी से इस पद के लिए आगे आ रहा है। देखते हैं कि इन दोनों को मुख्य सचिव बनवाने के इच्छुक लोगों की लॉबी भी बड़ी वजनदार है, तो देखते हैं किसके पक्ष में फैसला होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल अनुराग जैन और मोहम्मद सुलेमान के नाम चर्चा में तो आ गए। अरविंद जी, जैसा आपने कहा कि सुधीर सक्सेना केंद्र में रहे, वहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि उनका कोई अधिकारी, उनके विश्वस्त अधिकारी मध्य प्रदेश में डीजी बने। उसी तरह केंद्र में 2 आईपीएस अधिकारियों की काफी तूती बोल रही है, उनके बारे में भी आपने लिखा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश कैडर के 2 आईपीएस अधिकारी हैं, जयदीप प्रसाद और राजा बाबू सिंह। दोनों न जाने क्यों मध्य प्रदेश में सत्ता के बदलाव के बाद अच्छी पदस्थापना पाने में विफल रहे। दोनों का जबरदस्त फील्ड पोस्टिंग का एक आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। जिन पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहे वहां इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो जब किसी स्टेट में पुलिस अधिकारियों को लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो पा रहा, और खासकर केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को, तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि वो सेंटर में डेपुटेशन पे चले जाए। जयदीप प्रसाद इन दिनों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एविएशन सिक्योरिटी के प्रभारी डीजी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा तो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ और बीएसएफ संभालते, लेकिन वहां की सुरक्षा रणनीति जो है और वहां की जो सुरक्षा प्रबंध है वो माकूल है नहीं, इस पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नियंत्रण रहता है। तो जयदीप प्रसाद की पोस्टिंग तो वहां तो जॉइंट डायरेक्टर के रूप में हुई थी, लेकिन इन दिनों वो उस ब्यूरो के डायरेक्टर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश कैडर का कोई भी आईपीएस अधिकारी संभवतः पहली बार इस पद पे पदस्थ हुआ हो। राजा बाबू सिंह ग्वालियर के आईजी थे, एडीजी बनते थे, उसके बाद उनकी पोस्टिंग भोरी में जो पुलिस का बड़ा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान है वहां के डायरेक्टर के रूप में हुई थी, लेकिन सरकार ने उसमें बदलाव कर उनको वल्लभ भवन में जो है पदस्थ कर दिया गया था। और ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है उनसे खुश नहीं है, और इसी के चलते राजा बाबू सिंह ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति का ऑप्शन लिया था।
वो बीएसएफ में इन दिनों आईजी के पद पर है, पहले वो मणिपुर में थे, बड़ी महत्वपूर्ण पदस्थापना थी। यहाँ पर जो बीएसएफ के रिक्रूट्स का ट्रेनिंग सेंटर है उसका उनको प्रभारी बनाया गया था, और आजकल वो कश्मीर फ्रंटियर पर बीएसएफ के आईजी है। देश का सबसे महत्वपूर्ण फ्रंटियर माना जाता है कश्मीर फ्रंटियर, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा वहां लगी हुई है। वहां हर मौसम में काम करना, साल में 8 महीने काम करना बड़ा मुश्किल होता है। वहां बीएसएफ का जो अमला है उसको सेना के अमले जैसा काम करना पड़ता है। तो इंदिरा राजा बाबू सिंह वहां पोस्टेड है, अपने फोर्स के वेलफेयर के लिए बड़े बड़े काम जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से करवा रहे हैं। एलओसी पर पहुंचकर जवानों से सीधा संवाद कर रहे हैं, त्योहार उनके बीच मना। तो दोनों, मेरा कहने का आशय कि इन दोनों अधिकारियों का अपने अपने संगठनों में एक अच्छा खासा दबदबा बना हुआ। सीनियर आईपीएस अधिकारी केसी गुप्ता भी काफी चर्चा में। देखिए, केसी गुप्ता भी मध्य प्रदेश कैडर के बड़े आउटस्टैंडिंग ऑफिसर है, और वो 2019 में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए थे। इन दिनों वो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी पद पे। लेकिन दरअसल मध्य प्रदेश में और दिल्ली में काम करने में बड़ा फर्क है। वहां मध्य प्रदेश में आपके अंडर में एक बहुत लंबा चौड़ा अमला रहता है जो सरकारी कामकाज में आपकी मदद करता है। एक पर्टिकुलर स्टेज पर जब आप पार कर लेते हैं तो बड़ी, किसी भी पोस्ट पर रहे आप, बड़ी आरामदायक पोस्टिंग मानी जाती है। दिल्ली में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो पूरे देश भर में कि आपके काम पर नजर रहती है, दूसरा प्रधानमंत्री दिल्ली में है, कब किस सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को बुला ले, किस जानकारी के साथ। सिर्फ गडकरी से मंत्री थे शहरी परिवहन मंत्रालय में जो चाहते हैं कि उनके अफसर हमेशा बिल्कुल अप टू द मार्क रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की पदस्थापना इन सब कारणों से उन्हें रास नहीं आई। असल में दिल्ली में बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अफसर भी जब केंद्रीय संगठनों में जाते हैं, केंद्रीय विभागों में जाते हैं सुनील जी, तो वहां उनकी भूमिका बड़े बाबू जैसी हो जाती है। मतलब उनको खुद को बहुत काम करना पड़ता है, बजाय करवाने के काम खुद करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये कि देश की नीति निर्धारित होती है। आप जो नोटशीट बनाते हैं उसको मंत्री देखते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी देखते हैं, फिर प्रधानमंत्री देखते हैं, तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इन सब कारणों से केसी गुप्ता को दिल्ली रास नहीं आया। पिछले दिनों वो भोपाल आए थे, उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की थी, और उसी के बाद एक मुख्य सचिव का पत्र दिल्ली पहुंचा था। और कोई भी मुख्य सचिव जो एक अपना सीनियर अधिकारी अगर दिल्ली में खुश नहीं है तो उसको अपने राज्य में वापस लाने में देरी नहीं करते। यही केसी गुप्ता के साथ हुआ, तो वो जो है उनकी सेवाएं केंद्र से वापस मध्य प्रदेश सरकार के लिए ले ली। युवा आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह जो कि 3 जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं, वे काफी चर्चा में। युवा अधिकारी हैं, 2-3 जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। पिछले दिनों उन्हें मंत्रालय में आदिम जाति कल्याण विभाग में उप सचिव बनाया गया। हाँ, उनके कामकाज के तरीकों को लेकर और जो शिकायतें उसके बाद उनसे ले लिए गए थे, उनके खिलाफ जांच शुरू हुई थी। और उनके उस विभाग की जो प्रमुख सचिव है, जो बहुत ही अच्छी अधिकारी मानी जाती है, पल्लवी जैन गोविंद, के साथ जानकारी मिली कि अभिषेक सिंह दोषी पाए गए हैं। उन्होंने जो है अधिकार न होते हुए अपने फाइनेंशियल पावर का जो जिसकी उन्हें पात्रता नहीं थी, वो फाइनेंशियल पावर्स का उन्होंने उपयोग किया, और निर्माण करवा दिए, मनमानी खरीदी कर ली। इस जांच चुनी तो उसमें वो दोषी पाए गए। जी, आकाश त्रिपाठी जी को लेकर एक वायरल हुआ था, उसको लेकर क्या करें? देखिए, पिछले दिनों अचानक वायरल हुआ एक व्हाट्सएप मैसेज कि आकाश त्रिपाठी जो है वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिया है, और अब आकाश त्रिपाठी जो है उनकी पदस्थापना मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में हो सकती है। वे पहले भी मुख्य सचिव रह चुके हैं। ऐसी तमाम बातें चली थी, लेकिन बाद में ये ध्यान में आया कि आईएएस अफसरों की एक लॉबी जो खुलकर विरोध नहीं कर सके, उसने बड़े सुनियोजित ढंग से, हालांकि बाद में इस मैसेज जो बातें कही साबित हुई, और हाल फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि मनीष रस्तोगी के प्रमुख सचिव होंगे या वो सेंट्रल में डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं। मेरी पिछले दिन उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने बताया कि न तो मेरी कोई सेंट्रल में पे जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, न ही मुख्यमंत्री सचिवालय में मेरी पदस्थापना हो रही, इसकी मुझे कोई सूचना है। ये जो वायरल मैसेज है, उसी का नतीजा मुझे लग रहा है। सारी बातें हमने राजनीति की कर ली, ब्यूरोक्रेसी की कर ली, लेकिन मीडिया जगत की जो अंदरूनी खबरें आपके पास है, उस पर भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत सीनियर रिपोर्टर थी सौदामिनी मजुमदार ठाकुर, और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लंबे समय तक सेवाएं दी। उसके बाद वो एक कॉर्पोरेट में जो है पीआर का काम देख रही थी, लेकिन जो कोरोना का दौर आया था उसके बाद मुझे लगता है कि उन्होंने पत्रकारिता में फिर से आना बेहतर समझा। और चूंकि बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, तो वो दैनिक भास्कर में जो है सिटी भास्कर की टीम का हिस्सा हो गई है सौदामिनी। दूसरा जो है भास्कर डिजिटल, जैसा मैंने बार बार आपको बताया कि भास्कर डिजिटल अपने विस्तार कर रहा है, और
अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, जिस तेजी से भास्कर डिजिटल आने वाले समय में, चूंकि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव कामकाज का विस्तार कर सकता है। वीरेंद्र चौहान नई दुनिया के एक साथी थे, रीजनल डेस्क पे थे, और उन्हें जो है नई दुनिया के रायपुर संस्करण में भेज दिया गया है। दबंग दुनिया में इन दिनों बड़े बदलाव की चर्चा थी, उसने भी मूर्त रूप लिया पिछले दिनों। वहां सीईओ की भूमिका निभा रहे पंकज मजपूरिया, एक बहुत अच्छे ग्राफिक्स डिजाइनर थे, यूनुस खान और सीनियर फोटो जर्नलिस्ट प्रमोद जैन जो है, उन्हें उनके सहित 8 लोग दबंग दुनिया में बाहर का रास्ता दिखा दिया। दबंग दुनिया में अब वैभव शर्मा जो है वो डायरेक्टर की भूमिका में आ गए, और आने वाले समय में दबंग दुनिया में बड़े बदलाव की संभावना है। अरविंद जी, इतनी सारी बातें आपने बताई हैं, मुझे लगता है कि देश में एकमात्र ऐसा कॉलम है जहां पर मीडिया से लेके, ब्यूरोक्रेसी से लेके और राजनीति की तमाम सारी बड़ी खबरें निकल कर आती है, और काफी लंबा अनुभव आपका है जो इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे कॉलम को आगे बढ़ाने में मदद करता है, और कई सारे लोग बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।